कीजिए कि एक बहुत बड़ा एकदम अभेद्य बैंक वॉल्ट है। हाँ, और उस वॉल्ट तक पहुंचने के लिए किसी को 7 बेहद मजबूत मतलब ठोस स्टील के दरवाजों से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। और एक शातिर चोर को ना इन सातों दरवाजों को बम से उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस ये खोजना है कि कौन सा एक दरवाजा ऐसा है जहां सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है। No. या फिर जहां ताले में कोई पुरानी खराबी है और बस एक बार वो एक दरवाजा टूट गया तो अंदर रखा खजाना पूरी तरह खतरे में आ जाता है। सही कहा। और मजे की बात यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई व्हाट्सएप पर एक साधारण सा मैसेज भेजता है या ब्राउजर पर कुछ सर्च करता है तो वो डेटा असल में इसी तरह के 7 दरवाजों वाले एक वर्चुअल वॉल्ट से होकर गुजरता है। एग्जैक्टली। स्क्रीन पर जो चीज बस एक सेंड बटन दबाने जितनी आसान लगती है ना, उसके पीछे एक बेहद व्यवस्थित और जटिल इंजीनियरिंग काम कर रही है। और आज की इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी पूरी वास्तुकला को खोलकर समझना है। कंप्यूटर नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी का ये जो ढांचा है उसे हम डिकोड करेंगे। क्योंकि देखिए, ये ढांचा कोई हवा में तैरता हुआ रहस्य नहीं है। इसे समझने के लिए नेटवर्किंग की दुनिया में एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा मौजूद है, जिसे हम OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं। हाँ, और ये OSI मॉडल ही वो 7 दरवाजों वाला वॉल्ट है जिसके बारे में मैं कह रही थी। डेटा बिल्कुल निचले स्तर यानी मशीन के हार्डवेयर और तारों से शुरू होकर सबसे ऊपरी स्तर की स्क्रीन तक कैसे यात्रा करता है, ये मॉडल उसी का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस यात्रा को बिल्कुल जमीन से शुरू करते हैं। मतलब उस जगह से जहां डेटा कोई फाइल या फोटो नहीं होता बल्कि एक भौतिक रूप में होता है। मतलब हम लेयर 1 की बात कर रहे हैं, राइट? जिसे फिजिकल लेयर कहा जाता है। हाँ, फिजिकल लेयर ये OSI मॉडल की नींव है। इसे हम एक हाईवे या सड़क की तरह देख सकते हैं। इस लेयर पर सारा का सारा डेटा सिर्फ बाइनरी कोड यानी 0 और 1 में होता है। जो अलग अलग माध्यमों से यात्रा करता है। बिल्कुल। अगर केबल तांबे की है तो डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाएगा। अगर फाइबर ऑप्टिक केबल है तो रोशनी के पल्स के रूप में जाएगा। और अगर वाईफाई है तो रेडियो वेव्स के रूप में हवा में तैरेगा। मतलब यहाँ सब कुछ भौतिक है, केबल, वायर, हब और नेटवर्क रिपीटर। सही कहा। पर यार अक्सर होता ये है कि जब भी साइबर हमलों का जिक्र आता है तो दिमाग में किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैकर की छवि उभरती है जो कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहा है। हाँ, वो हुडी पहने हुए हैकर वाला स्टीरियोटाइप। एग्जैक्टली। लोग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पर इतने मग्न हो जाते हैं कि मुझे लगता है इन केबल्स की भौतिक सुरक्षा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर कोई आकर मुख्य केबल को ही काट दे या सड़क को ही तोड़ दे तो दुनिया के सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर एन्क्रिप्शन का क्या फायदा? और यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। यही कारण है कि बड़े डेटा सेंटर्स में सबसे पहला जोर भौतिक सुरक्षा पर ही दिया जाता है। क्योंकि देखिए, इस लेयर पर कोई भी कंप्यूटर वायरस काम नहीं करता। यहाँ असली खतरा है केबल्स की चोरी होना, हार्डवेयर को तोड़ना या फिर तारों को छीलकर उनके बीच में कोई डिवाइस लगाकर सिग्नल को टैप करना, जिसे वायर टैपिंग कहते हैं। बाप रे, ये तो बिल्कुल जासूसी फिल्मों जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। और इन खतरों को टालने के लिए ही सर्वर रूम्स को किसी किले की तरह बनाया जाता है। वहाँ 24 घंटे CCTV की निगरानी होती है, बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगे होते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सर्वर रूम के अंदर केवल वही लोग जा सकें जिनके पास असल में परमिशन है। बिल्कुल। चलिए, तो मान लेते हैं कि हमारे ये सड़क पूरी तरह सुरक्षित है, सिग्नल आगे बढ़ गया है। अब डेटा को ये कैसे पता चलेगा कि उसे एक ही बिल्डिंग या एक ही नेटवर्क के अंदर किस कंप्यूटर के पास जाना है? यही से शुरुआत होती है लेयर 2 की, जिसे हम डेटा लिंक लेयर कहते हैं। इस लेयर को ना एक बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? तो होता क्या है कि डेटा लिंक लेयर पर 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैक एड्रेस और फ्रेम्स। मैक एड्रेस हर डिवाइस का एक यूनिक हार्डवेयर नंबर होता है, जो कंपनी बनाते समय ही डिवाइस के नेटवर्क कार्ड में डाल देती है। जैसे अपार्टमेंट में हर फ्लैट का एक परमानेंट नंबर होता है, वैसे नेटवर्क में हर मशीन का एक मैक एड्रेस होता है। एग्जैक्टली। अब ये लेयर क्या करती है कि वो ऊपर से आ रहे डेटा को एक डिजिटल लिफाफे में बंद कर देती है। इस लिफाफे को ही नेटवर्किंग की भाषा में फ्रेम कहा जाता है। अच्छा, और इस फ्रेम के ऊपर भेजने वाले का और पाने वाले का मैक एड्रेस लिखा होता है। हाँ, और फिर नेटवर्क स्विच उस गार्ड की तरह काम करता है, जो फ्रेम को पकड़ता है, मैक एड्रेस पढ़ता है और उसे सही डिवाइस वाले तार में भेज देता है। समझ गई। लेकिन जहाँ सिक्योरिटी गार्ड होगा वहाँ बहरूपियों का खतरा भी तो हमेशा रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा। हैकर्स बहुत चालाक होते हैं। इस लेयर पर वो मैक स्पूफिंग या ARP स्पूफिंग जैसे हमले करते हैं।
मतलब वो अपनी पहचान बदल लेते हैं? हाँ, हैकर अपने कंप्यूटर के मैक एड्रेस को बदलकर किसी अधिकारी या किसी सीईओ के कंप्यूटर के मैक एड्रेस से मैच कर लेता है। अरे बाप रे! अब जब स्विच के पास कोई संवेदनशील डेटा आता है तो वो भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि हैकर की मशीन ही असली अधिकारी की मशीन है और सारा डेटा हैकर के पास जाने लगता है। तो इस बहरूपिये को नेटवर्क में घुसने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? मैंने मैक फिल्टरिंग के बारे में पढ़ा था। हाँ, मैक फिल्टरिंग बहुत काम आती है यहाँ। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि गार्ड के पास एक वीआईपी लिस्ट दे दी गई है। अगर किसी डिवाइस का हार्डवेयर नंबर उस लिस्ट में नहीं है तो नेटवर्क स्विच उस डिवाइस को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा, चाहे वो कुछ भी रिक्वेस्ट क्यों ना करे। ये तो काफी सॉलिड सिक्योरिटी है। इसके अलावा वीलैन यानी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल भी होता है। ये एक ही स्विच के अंदर वर्चुअल दीवारें खड़ी कर देता है। अच्छा, मतलब एचआर विभाग का डेटा और फाइनेंस विभाग का डेटा एक ही स्विच से गुजरने के बावजूद एक दूसरे से नहीं टकरा सकता। बिल्कुल सही। तो अब तक हमारा डेटा एक ही बिल्डिंग या सीमित स्थानीय नेटवर्क के अंदर घूम रहा था, लेकिन अब उस डेटा को शहर से बाहर किसी दूसरे देश के सर्वर तक जाना है। और यहाँ हमारा अपार्टमेंट का गार्ड यानी मैक एड्रेस काम नहीं आएगा। राइट। इसके लिए हमें एक बड़े और वैश्विक नेविगेशन सिस्टम की जरूरत होगी। और यहीं पर OSI मॉडल का तीसरा दरवाजा खुलता है, नेटवर्क लेयर। जी, नेटवर्क लेयर पूरी तरह से गूगल मैप्स की तर्ज पर काम करती है। इसका मुख्य काम है रूटिंग करना। रूटिंग मतलब दुनिया भर के तारों के जाल में सबसे छोटा और सबसे सुरक्षित रास्ता खोजना। एग्जैक्टली। यहाँ मैक एड्रेस की जगह IP एड्रेस का इस्तेमाल होता है और जो डिवाइस ये रास्ते तय करता है ना, उसे राउटर कहते हैं। और जो डेटा पिछली लेयर पर फ्रेम के अंदर था, नेटवर्क लेयर पर उस फ्रेम को खोलकर डेटा को एक नए डिब्बे में पैक किया जाता है, जिसे पैकेट कहते हैं। हाँ, राउटर एंड पैकेट्स पर लिखा डेस्टिनेशन IP एड्रेस देखता है, अपने रूटिंग टेबल में चेक करता है और डेटा को अगले चौराहे यानी अगले राउटर तक भेज देता है। लेकिन क्योंकि ये लेयर पूरे ग्लोबल ट्रैफिक को दिशा दिखाती है, मुझे लग रहा है यहाँ होने वाले हमले भी बहुत बड़े पैमाने पर होते होंगे। बहुत बड़े पैमाने पर। सबसे कुख्यात हमला है DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसके बारे में तो बहुत सुना है न्यूज में। इसमें हैकर हजारों लाखों हैक किए हुए कंप्यूटर्स का एक बॉटनेट बनाता है और किसी एक सर्वर पर एक साथ करोड़ों नकली पैकेट्स भेज देता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी एक छोटे से चौराहे पर जानबूझकर हजारों नकली गाड़ियां भेज दी जाएं ताकि असली ट्रैफिक जैम हो जाए और कोई भी गाड़ी आगे न बढ़ पाए। बहुत ही सटीक उदाहरण है। राउटर ओवरलोड हो जाता है और पूरा का पूरा नेटवर्क क्रैश कर जाता है। इसके अलावा IP स्पूफिंग भी होती है, जहां हैकर पैकेट के ऊपर भेजने वाले का नकली IP एड्रेस लिख देता है ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके। तो इससे बचाव कैसे होता है? ट्रैफिक पुलिस कौन है यहाँ? बचाव के लिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाते हैं। ये सिस्टम हर गुजरने वाले पैकेट की गहरी जांच करता है। अच्छा। अगर उसे लगता है कि एक ही जगह से असामान्य रूप से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो फायरवॉल को निर्देश देता है कि उस खास IP एड्रेस से आने वाले सभी पैकेट्स को ड्रॉप कर दिया जाए, मतलब उन्हें नेटवर्क में घुसने ही ना दिया जाए। मेक सेंस। तो अब राउटर ने सही रास्ता खोज लिया है और हम ट्रैफिक जैम से भी बच गए, लेकिन ये सुनिश्चित कौन करेगा कि डेटा सुरक्षित तरीके से पहुंच गया है? अगर रास्ते में कोई पैकेट खो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये काम है लेयर 4 का, जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। इसे हम पूरे नेटवर्क की कुरियर सर्विस मान सकते हैं। कुरियर सर्विस? हाँ, यहाँ डेटा पैकेट्स को और भी छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें सेगमेंट्स कहते हैं। ये लेयर तय करती है कि डेटा कितनी स्पीड से जाएगा और डिलीवरी की कंफर्मेशन कैसे होगी। यहाँ मुझे डिब्बे के अंदर डिब्बे वाली फीलिंग आ रही है। खैर, मैंने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर कुरियर भेजने के 2 मुख्य प्रोटोकॉल होते हैं, TCP और UDP। TCP और UDP के बीच का ये जो अंतर है ना, मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। TCP बहुत ही भरोसेमंद प्रोटोकॉल है। ये एक 3-वे हैंडशेक के जरिए काम करता है। 3-वे हैंडशेक? हाँ, पहले एक डिवाइस दूसरे से कहता है, हेलो, क्या तुम डेटा रिसीव करने के लिए तैयार हो? इसे नेटवर्किंग में SYN यानी SYN कहते हैं। अच्छा। फिर दूसरा जवाब देता है, हाँ, मैं तैयार हूं, क्या तुम भेजने को तैयार हो? ये SYN ACK है। और फिर पहला डिवाइस कहता है, ठीक है, मैं डेटा भेज रहा हूं, ये ACK है। मतलब TCP हर एक सेगमेंट के पहुंचने की कंफर्मेशन लेता है, रसीद साइन करवाता है। बिल्कुल।
वहीं दूसरी तरफ यूडीपी है। यूडीपी बिना किसी कंफर्मेशन के बस डेटा फेंकता रहता है। पर यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर यूडीपी डेटा पहुंचने की कोई गारंटी नहीं देता और रास्ते में पैकेट्स खो सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? क्या जानबूझकर ऐसा प्रोटोकॉल बनाया गया है जो डेटा का नुकसान करे? नहीं, ये कोई खामी नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी डिजाइन है। या दिलचस्प बात यह है कि कई बार ना स्पीड विश्वसनीयता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मतलब? स्पीड के लिए डेटा का नुकसान झेलना मंजूर है। हाँ। जैसे जब लाइव वीडियो गेमिंग चल रही हो या कोई लाइव क्रिकेट मैच स्ट्रीम हो रहा हो, वहां अगर एक दो फ्रेम मिस भी हो जाएं, तो स्क्रीन पर हल्का सा ग्लिच आएगा जिसे हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, वो हल्का सा पिक्सल खराब होता है बस। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वहां टीसीपी का इस्तेमाल किया और वो मिस हुए पैकेट को वापस मंगाने लगा, तो वीडियो वहीं अटक जाएगा, बफरिंग होने लगेगी और लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा मजा खराब हो जाएगा। हाँ, तो स्पीड के लिए यूडीपी और सटीकता के लिए टीसीपी इस्तेमाल होता है। बहुत लॉजिकल है। लेकिन हैकर्स इस लॉजिक को भी नहीं छोड़ते। वो टीसीपी के इस 3-वे हैंडशेक डिजाइन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे सिन फ्लड अटैक कहा जाता है। वो कैसे काम करता है? इस अटैक में हैकर सर्वर को लगातार लाखों बार सिर्फ हेलो मतलब सिन रिक्वेस्ट भेजता है। अच्छा। अब सर्वर हर हेलो का जवाब देता है और कनेक्शन पूरा होने का इंतजार करता है, लेकिन हैकर कभी कनेक्शन पूरा ही नहीं करता। ओह, तो सर्वर तो बस इंतजार ही करता रह जाएगा। बिल्कुल। सर्वर की सारी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर बस इंतजार करने में खत्म हो जाती है और वो असली यूजर्स के काम नहीं आ पाता। तो इसे कैसे रोकते हैं? इस समस्या से निपटने के लिए नेटवर्क में स्टेटफुल फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। यह फायरवॉल नजर रखता है कि कितने कनेक्शन आधे अधूरे पड़े हैं, और अगर कोई डिवाइस जानबूझकर कनेक्शन पूरा नहीं कर रहा है तो वो उस आईपी को ब्लॉक कर देता है। वाह, चलिए, तो कुरियर ने डेटा पहुंचा दिया है और कंफर्मेशन भी आ गई है। अब हम उस स्थिति में हैं जहां सेंडर और रिसीवर के बीच एक लंबी बातचीत होने वाली है, और इस बातचीत को संभालने का काम लेयर 5 करती है, यानी सेशन लेयर। सही कहा। जब कोई व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल लगाता है या जूम मीटिंग शुरू करता है, तो जो कनेक्शन स्थापित होता है ना, वो एक सेशन है। तो इस लेयर का काम बस उस सेशन को मेंटेन करना है। हाँ, जब तक कॉल चल रही है, सेशन लेयर उस कनेक्शन को जोड़े रखती है और कॉल कटने पर उस सेशन को सुरक्षित तरीके से खत्म कर देती है। इसके अलावा जब कोई यूजर किसी वेबसाइट पर लॉगिन करता है, तो सर्वर उसे एक पहचान पत्र देता है, जिसे सेशन टोकन कहते हैं। ये वही टोकन है ना जो ब्राउजर में सेव हो जाता है, ताकि यूजर को हर नए पेज पर बार बार पासवर्ड ना डालना पड़े। एग्जैक्टली। और हैकर्स की नजर इसी टोकन पर होती है। सेशन हाईजैकिंग नाम के हमले में हैकर नेटवर्क में सेंध लगाकर यूजर के कंप्यूटर से वो टोकन ही चुरा लेता है। ओहो, मतलब अब सर्वर को लगता है कि हैकर लेसली यूजर है। हाँ, और हैकर बिना पासवर्ड के ही उस अकाउंट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ये तो बहुत डरावना है। सेशन हाईजैकिंग वाकई एक बहुत गंभीर खतरा है। इसीलिए आज के समय में सिर्फ पासवर्ड पर निर्भर रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA काम आता है। मतलब वो जो OTP आता है फोन पर? बिल्कुल। अगर हैकर टोकन चुरा भी ले और अकाउंट में कुछ बड़ा बदलाव करने की कोशिश करे, तो सिस्टम तुरंत यूजर दे फोन पर एक OTP भेज देगा। बिना OTP के हैकर कुछ नहीं कर पाएगा। और मैंने देखा है कि बैंकिंग वेबसाइट्स पर अगर कुछ मिनटों तक कुछ ना करो तो अपने आप लॉग आउट हो जाता है। हाँ, वो सेशन टाइम आउट होता है। ये भी सेशन लेयर का ही सुरक्षा तरीका है, ताकि कोई आपका पुराना छोड़ा हुआ टोकन चुरा ना सके। मेक सेंस। तो बातचीत का सेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी है। मशीन से मशीन तक पहुंचने वाला डेटा उसी कच्ची भाषा में है जिसे सॉफ्टवेयर सीधे नहीं दिखा सकता। और इसे बदलने के लिए लेयर 6 की एंट्री होती है, जिसे प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। इस लेयर का काम ना एक अनुवादक और सुरक्षा गार्ड दोनों का है। अनुवादक? हाँ, ये डेटा को ट्रांसलेट करती है, उसे कंप्रेस करती है ताकि वो तेजी से लोड हो सके, और सबसे महत्वपूर्ण काम, ये डेटा को एन्क्रिप्ट कर देती है। इनक्रिप्शन मतलब आज के समय में इंटरनेट पर जो HTTPS या SSL प्रोटोकॉल काम करते हैं, वो सब इसी लेयर का हिस्सा है? बिल्कुल। अगर डेटा सादे टेक्स्ट में भेजा जाए तो बीच में कोई भी उसे आसानी से पढ़ सकता है। प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा को एक ऐसी उलझी हुई गुप्त भाषा में बदल देती है जिसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास डिक्रिप्शन की चाबी हो। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा डाउट है। बताइए। अगर डेटा इस लेयर पर आकर इतना सुरक्षित हो ही जाता है कि कोई उसे पढ़ ही नहीं सकता, तो हम लेयर 2 या लेयर 3 पर इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा रहे थे?
मेरा मतलब है अगर हैकर ने केबल काट भी दी या राउटर से डेटा चुरा भी लिया तो वो डेटा उसके लिए सिर्फ कचरा ही होगा क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। तो क्या नीचे की लेयर्स की सुरक्षा उतनी जरूरी नहीं है? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन देखिए अब साइबर सुरक्षा सिर्फ डेटा को छुपाने के बारे में नहीं है। अच्छा। मान लीजिए कि डेटा एन्क्रिप्टेड है और हैकर उसे पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर वो लेयर 1 पर जाकर फिजिकल केबल काट दे या लेयर 3 पर DDoS अटैक करके नेटवर्क को क्रैश कर दे, तो डेटा चाहे कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही नहीं। ओह राइट। सिस्टम का डाउन होना भी हैकर की एक बहुत बड़ी जीत होती है। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करती है, लेकिन नेटवर्क की निरंतरता और उपलब्धता के लिए नीचे की लेयर्स को सुरक्षित रखना भी उतना ही अनिवार्य है। ये बहुत अहम बात कही आपने। अब ये सारा जटिल काम बैकग्राउंड में पूरा हो चुका है। डेटा सुरक्षित रूप से पहुंच गया है, डिक्रिप्ट हो गया है और उसका अनुवाद भी हो गया है। अब समय है इसे इंसानों के देखने लायक बनाने का। और यही हम अंतिम और सबसे ऊपरी परत पर आते हैं, लेयर 7 यानी एप्लीकेशन लेयर। ये वो दरवाजा है जिसे हम और आप सीधे तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट्स, ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स, ये सब एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करते हैं। यहाँ डेटा HTTP, FTP और DNS जैसे प्रोटोकॉल्स के जरिए स्क्रीन पर एक सुंदर सी वेबसाइट या मैसेज के रूप में हमें दिखाई देता है। और क्योंकि ये लेयर इंसानों के सबसे करीब है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ मशीन से ज्यादा इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाया जाता होगा। क्योंकि मशीनें तो नियम मानती हैं, लेकिन इंसान धोखा खा सकते हैं। 100% सही। हैकर्स अक्सर लेयर 1 से लेयर 6 तक की दीवारों से टकराने के बजाय लेयर 7 पर फिशिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो एक नकली ईमेल या लिंक भेजकर यूजर से ही उसका पासवर्ड मांग लेते हैं। और यूजर दे भी देता है। इसके अलावा SQL इंजेक्शन जैसे हमले भी तो इसी लेयर पर होते हैं। हाँ, SQL इंजेक्शन में हैकर लॉगिन बॉक्स में पासवर्ड डालने के बजाय डेटाबेस का कोई कमांड टाइप कर देता है। अगर उस एप्लीकेशन की कोडिंग कमजोर है तो वो सिस्टम उस कमांड को मान लेगा और बिना पासवर्ड के ही सारे यूजर्स का डेटा बाहर फेंक देगा। तो इसका बचाव कैसे होता है? इन हमलों से बचने के लिए वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जिसे WAF कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो वेबसाइट के ट्रैफिक की गहरी जांच करता है। और साथ ही डेवलपर्स को सिक्योर कोडिंग करनी पड़ती है ताकि कोई भी इनपुट बॉक्स हैकिंग का जरिया ना बन सके। तो हमने सातों लेयर्स देख ली, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद ना एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? मैंने स्रोत सामग्री को गहराई से देखा तो पता चला कि आधुनिक इंटरनेट असल में OSI मॉडल के सातों लेयर्स पर काम ही नहीं करता। असल दुनिया में TCP/IP मॉडल का इस्तेमाल होता है, जिसमें 7 के बजाय केवल 4 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। हाँ, ये बिल्कुल सच है। इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर इसी TCP/IP मॉडल पर बना है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट 4 लेयर्स पर ही चल रहा है, तो नेटवर्क इंजीनियर और साइबर विशेषज्ञ इन 7 लेयर्स वाले OSI मॉडल का इतना बारीकी से अध्ययन क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ कोई पुरानी किताबी तकनीक है जिसे सिर्फ इतिहास के तौर पर पढ़ा जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए हम मेडिकल साइंस का उदाहरण ले सकते हैं। जब कोई इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर पूरे शरीर की एनाटॉमी यानी शारीरिक रचना को समझकर ही बीमारी की जड़ तक पहुंचता है, भले ही बीमारी सिर्फ किसी एक अंग में हो। अच्छा, तो OSI मॉडल उस एनाटॉमी का काम करता है? बिल्कुल। ये नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए बेहतरीन सैद्धांतिक ब्लूप्रिंट है। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इंजीनियर परत दर परत जांच करते हैं। जैसे क्या लेयर 1 की केबल ठीक है? हाँ, या क्या लेयर 3 का राउटर IP असाइन कर रहा है, या लेयर 6 का इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो गया। इसके अलावा साइबर सुरक्षा की नीतियां बनाने और सुरक्षा को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए OSI मॉडल से बेहतर कोई ढांचा नहीं है। मतलब TCP/IP वो कार है जिसे हम रोज सड़कों पर दौड़ाते हैं, और OSI मॉडल उस कार का वो इंजीनियरिंग मैनुअल है जो मैकेनिक तब खोलता है जब कार में कोई रहस्यमयी खराबी आ जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। शुक्रिया। तो इस सातों लेयर्स के विश्लेषण से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि साइबर स्पेस में कोई एक मास्टर चाबी या कोई एक सुरक्षा का उपाय नहीं हो सकता। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहीं पर साइबर सुरक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, जिसे CIA ट्रायड कहा जाता है। CIA ट्रायड? हाँ। OSI मॉडल की हर लेयर पर जो भी सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, उनका अंतिम लक्ष्य इस CIA ट्रायड को बनाए रखना ही है। CIA का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी यानी डेटा की गोपनीयता,
जिसे हम लेयर 6 के इंक्रिप्शन और पासवर्ड्स के जरिए हासिल करते हैं। राइट। इंटीग्रिटी यानी डेटा की अखंडता, ताकि लेयर 4 और लेयर 3 पर कोई हैकर रास्ते में डेटा को बदल न दे। और अवेलेबिलिटी यानी डेटा हमेशा उपलब्ध रहे, जिसे लेयर 1 की केबल्स को सुरक्षित रखकर और लेयर 3 पर DDoS हमलों को रोककर सुनिश्चित किया जाता है। बिल्कुल सटीक। आज के समय में दुनिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम, विमानन सेवाएं, अस्पताल के रिकॉर्ड्स और शेयर बाजार सब इसी नेटवर्क पर टिके हैं। इसलिए सुरक्षा सिर्फ एक बड़ी दीवार खड़ी करने का नाम नहीं है। तो फिर क्या ये विफलता को अलग-अलग हिस्सों में सीमित करने यानी कंपार्टमेंटलाइज करने की कला है। हर लेयर पर फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल का ऐसा तालमेल बिठाया जाता है कि अगर एक लेयर की सुरक्षा टूट भी जाए तो बाकी लेयर्स नेटवर्क को पूरी तरह तबाह होने से बचा लें। और यही उस जादू का असली सच है जो हर बार हमारे फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई देता है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि डेटा सबसे पहले 0 और 1 के सिग्नल के रूप में तारों से होकर गुजरता है, फिर मैक एड्रेस के आधार पर स्विच से अपनी दिशा तय करता है, राउटर के जरिए दुनिया भर के रास्तों से होते हुए आगे बढ़ता है, कुरियर सर्विस उसे सही सलामत पहुंचाती है और सेशन लेयर बातचीत का दरवाजा खुला रखती है। और इसके बाद एक अनुवादक उस डेटा को डिक्रिप्ट करता है और अंत में वो जानकारी एक एप्लीकेशन पर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। इस पूरी यात्रा के हर एक कदम पर हैकर्स और सुरक्षा उपकरणों के बीच एक शांत लेकिन खतरनाक लड़ाई चलती रहती है, जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। और इसी बात से मेरे जहन में एक बड़ा सवाल आता है जो मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। OSI मॉडल हमें दिखाता है कि डेटा 7 अलग-अलग दरवाजों से गुजरता है और हर दरवाजे पर एक अलग तरह का हैकर घात लगाए बैठा है। आज हम हर लेयर पर पैच और फायरवॉल लगा रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में कभी ऐसा स्वतः सुरक्षित, मतलब इनहेरेंटली सिक्योर नेटवर्क बन पाएगा जहां इन 7 अलग-अलग सुरक्षा परतों की जरूरत ही न पड़े? या फिर हैकर्स और साइबर विशेषज्ञों के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल डिजिटल दुनिया के अंत तक ऐसे ही चलता रहेगा? ये वाकई सोचने का विषय है।